बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया इस्तीफा, मणिपुर की घटना को बताया वजह। बिहार में किसान परेशान, नीतीश सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। बिहार के इस गांव में पेड़ों पर होता है लोगों का घर, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। के पाठक ने नया फरमान किया जारी, अब हर महीने होगा स्कूलों का निरीक्षण। छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, के पाठक की नई योजना, सरकारी स्कूलों में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी कराई जाएगी तैयारी। बिहार में जल्द खत्म होगा अल्पवृष्टि का दौर, जानिए आपके जिले में कब होगी झमाझम बारिश। 3 महीने में 1.5 गुना से अधिक बढ़ा मसाले का भाव, सब्जियों का बिगड़ा जायका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक पर कसा तंज, कहा विपक्षी एकजुटता से डर गए हैं लोग। बिहार में सूखे जैसे हालात, किसानों को मुफ्त बीज बांटेगी सरकार, डीजल सब्सिडी पर खर्च करेगी 150 करोड़। भारत में अगले साल खाने पीने के सामान और होंगे महंगे, महंगाई बढ़ने की यह मुख्य वजह। बीजेपी आरजेडी के बीच किसी भी वक्त हो सकता है 3 तलाक, बीजेपी बोली तेजस्वी के जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं नीतीश। कटिहार में बिजली की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने की फायरिंग, 3 की गई जान। अपने ही चाचा की दुल्हन बनी भतीजी, परिवार और समाज के खिलाफ मंदिर में रचाई शादी। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि देश के कई भाग में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में लोग तपती गर्मी से झुलस रहे हैं, परेशान हैं। जब मानसून की बेरुखी के कारण धान की रोपनी पर संकट है और ये लक्ष्य से आधे भी नहीं हो पाई है, लेकिन मौसम विभाग ने अब खुशखबरी दे दी है और आज से मानसून फिर से एक्टिव होने का पूर्वानुमान है। जब मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा के साथ ठनका गिरने और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 12 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होगी और इसके साथ ही वज्रपात की भी होने की आशंका है। जब कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, जमुई, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, बांका, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया जिले के लिए विशेष रूप से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 28 जुलाई से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद कल 29 जुलाई से मध्यम से लेकर के भारी बारिश की भी संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि मुहर्रम को लेकर के पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मौके पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। आपको बता दें कि राज्य भर में 1 अगस्त तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस बीच राजधानी पटना से खबर सामने आई है कि मुहर्रम को लेकर के 29 और 30 जुलाई को कुछ रास्तों पर एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर के 29 और 30 जुलाई को पटना सिटी से अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान की ओर आम वाहन नहीं आएंगे, जहां आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मुहर्रम को लेकर के ताजियों का जुलूस 29 और 30 जुलाई को अशोक राजपथ और फिर अन्य इलाकों में निकाला जाएगा। जहां हर साल मुहर्रम का जुलूस अशोक राजपथ होते हुए दरगाह रोड जाता है। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को 2 दिन तक बदली रहेगी। दोस्तों बात करेंगे कि मणिपुर पर संसद में जारी महासंग्राम के बीच बिहार में बीजेपी को कड़ा बड़ा झटका लगा है। जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस इस्तीफे के पीछे मणिपुर में जारी हिंसा को बताया है। विनोद शर्मा ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। विनोद शर्मा ने जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा है कि मणिपुर में 2 बेटियों को निवस्त्र करके घुमाने और फिर मणिपुर सीएम द्वारा 80 दिनों तक कोई भी कार्रवाई न करने और पीएम मोदी द्वारा सीएम को बर्खास्त न करने से भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर मणिपुर में क्या हुआ है,
तो आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मेतई समुदाय के बीच, यानी कि ये 2 समुदाय है, एक कुकी समुदाय है और एक मेतई समुदाय है, इन दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जहां अब तक 160 से ज़्यादा लोग हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। जब मणिपुर की आबादी में मतई लोगों की संख्या लगभग 53% है और इनमें से ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि 40% आदिवासी हैं, जिनमें नागा और कुकी शामिल है और ये ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां इस वीडियो को देख करके हर कोई शर्मसार हो गया था। वीडियो में दिखा गया कि भीड़ को कुकी महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र करके घुमाती है, इसके बाद उसके साथ गलत काम करता है। घटना 4 मई की बताई जा रही है, यानी कि 2 महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी वह दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसानों को मुफ्त बीज बांटी जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। जब खबर के अनुसार बिहार में बारिश नहीं होने से कई जिले सूखे की चपेट में हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत निःशुल्क बीज का वितरण करेगी। इसकी जानकारी कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने दी है। मंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त तक धान की रोपनी नहीं होने की स्थिति में किसानों के लिए धान, संकर मक्का, अरहर, उड़द, तौरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुल्थी, महुआ, सवा, गोदो, ज्वार और बरसीम के 41,264 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि आकस्मिक फसल योजना के तहत इन 15 तरह के बीज का वितरण किया जाएगा, ताकि किसान इन फसलों का उत्पादन सही तरीके से कर सके। ये फसल कम से कम समय में तैयार हो जाते हैं, इससे किसानों को सूखे के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पपीता की खेती के लिए किसानों को सरकार के द्वारा 75% यानी कि 75% की सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में पपीता की खेती करने के लिए किसानों को प्रति इकाई लागत का 75% अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की मदद से किसान पपीता की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि 75% का लागत 60,000 रुपये होते हैं, यानी कि अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आपको 75% सरकार पैसा दे देगी, यानी कि 60,000 रुपये। आपको बता दें कि बिहार में पपीता के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार के द्वारा पपीते की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप पपीते की खेती के लिए अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulturebihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। जब बिहार विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसमें प्रतिवेदक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पद हैं। इसके लिए बिहार विधान परिषद की वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर डिटेल्स जानकारी दी गई है, जिसमें पदों की संख्या एवं जरूरी अर्हता के साथ ही अन्य जानकारी दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मौसम का अत्याचार किसान झेल रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं होने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। जहाँ किसानों की बदहाली ऐसी है कि वे पंप सेट से अपने खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ धान की रोपनी के लिए खेत में पानी पटा करके किसान जैसे तैसे धान की रोपनी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी खेतों में इतना पानी नहीं है कि रोपाई हो सके। लेकिन लाचार किसान के पास रोपाई के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वे अभी धान रोपनी नहीं करते तो फिर बिचड़ा भी खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कम बारिश की वजह से 49% ही धान की रोपाई हुई है। किसानों के साथ ही कृषि विभाग को भी परेशान कर दिया है। पूरे बिहार में यानी कि राज्य भर में कम बारिश को देखते हुए कृषि मंत्री ने विकास भवन में स्थित कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि हालात पर सरकार की नज़र बनी हुई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर आगे भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर राज्य में यानी कि बिहार में सुखाड़ की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही किसानों को
सहायता दी जाएगी। आगे कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार ने किसानों के डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ की राशि की व्यवस्था की है, जिसके साथ ही किसानों को 12 घंटे बिजली की व्यवस्था दी जाएगी। इसके बाद कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हम महंगी बिजली खरीदते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार किसानों को सस्ते में बिजली दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आपने पेड़ों पर तो पक्षियों को अपना आशियाना यानी कि घोंसला बनाते हुए देखा होगा रहने के लिए, लेकिन बिहार के भागलपुर में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग पेड़ों पर रहते हैं। इनका आशियाना पेड़ ही है, ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी है। ये मामला बिहार के भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड के सतनगर बगडेर बगीचे की है। यहाँ का एक बगीचा बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन ये बगीचा चिड़ियों की घोंसला के लिए नहीं बल्कि लोगों के आशियानों के लिए जाना जाता है। यहाँ नज़र उठाते ही पेड़ों पर आपको लोग नजर आ जाएंगे, यानी कि लोग चिड़ियों की तरह पेड़ों पर रहते हैं। दरअसल ये पूरा इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके साथ ही हमेशा कटाव भी होते रहते हैं। ऐसे में सभी लोग बाढ़ आते ही अपना आशियाना खोजने लग जाते हैं। एक समय में ये एक बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था, लेकिन कटाव के कारण धीरे धीरे ये नदी में समाते चला गया और फिर लोगों ने बताया है कि ये इलाका बहुत निचला है, इसलिए बाढ़ के समय में ये पूरी तरीके से डूब जाता है। जैसे में लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, ना तो उनके पास पीने का पानी होता है, ना ही खाने की व्यवस्था। ऐसे में ये लोग हर साल बाढ़ आने पर कैसे अपना जीवन बसर करते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। करीब 50 सालों से ये लोग ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर साल इलाके में पानी आ जाने से ये अपने आशियाने पेड़ों पर बना लेते हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमें ज़मीन दे दे तो फिर हम भी अपना घर किसी तरीके से बना लेंगे, तो हमें अपने बच्चों को लेकर के हर साल पेड़ों पर रहने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि बाढ़ का समय आते ही अब लोग मजबूरन 13 फीट ऊंची मकान बनाने में लगे हुए हैं। जो लोग अपने सामानों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। इस मामले में गांव की महिला ने बताया है कि सरकार की तरफ से हमारी कोई भी मदद नहीं दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने 4 आयोग और 2 बोर्ड का पूर्ण गठन किया है। जदयू और फिर राजद के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। यह नेताओं कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है। पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रेजाजुल हक राजू और सांस्कृतिक बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव को बनाया गया है। वहीं पर सलीम परवेज को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर राजद के राजेंद्र कुमार राम अनुसूचित जाति आयोग के और फिर जदयू के संतोष निराला महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजद के पूर्व विधायक भोला यादव सांस्कृतिक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के अलावा कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा, जदयू के विधायक विनय चौधरी और ललित मंडल इसके सदस्य बनाए गए हैं। मदरसा एवं सांस्कृतिक बोर्ड में विधायकों को भी जगह दी गई है। जब भाकपा माले के विधायक महबूब आलम, राजद के सैयद रुकनुद्दीन अहमद और जदयू के विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर मदरसा बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। यह सदस्यों के अन्य पद भी जदयू राजद के समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच बांटे गए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद राजद को मिला, तो फिर वहीं उपाध्यक्ष पद पर जदयू के नौशाद आलम को बनाए गए हैं। सदस्यों के 7 में से राजद को 4 और फिर जदयू को 2 पद मिला है। एक सदस्य मुकेश जैन स्वतंत्र है। वहीं पर जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्वेता विश्वास महिला आयोग की सदस्य बनी है। आरजेडी कोटे से प्रभारी मांझी सुनीता कुशवाहा एवं गीता यादव को सदस्य बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसान खेती के साथ साथ अगर दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर गिर गाय का पालन करें। जी हाँ, गिर गाय बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक गिर गाय भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। इस गाय के पालन से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार देसी गाय की खरीद पर SC/ST वर्ग के लोगों को 75% का अनुदान दे रही है, जबकि सभी वर्गों के लिए 50% का अनुदान निर्धारित किया गया है। सरकार से अनुदान लेकर के आप इस गाय को खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गिर गाय कितना दूध देती है, तो आपको बता दें कि दरअसल गिर गाय एक ऐसी नस्ल की गाय है जो रोजाना औसतन 12 से 20 लीटर तक दूध देती है। अगर आप अच्छे से इसका पालन पोषण करते हैं तो फिर ये गाय इससे भी ज़्यादा दूध दे सकती है। आपको बता दें कि गाय की ये देशी नस्ल ज़्यादातर गुजरात राज्य में पाई जाती है। गिर गाय की कीमत भारतीय बाजारों के अनुसार 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक होती है। जब बिहार में भी कई लोग इस गाय का पालन कर रहे हैं। इस गाय के पालन से किसानों को अच्छी कमाई होगी और फिर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा और बहरा दोनों होता है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो फिर उसे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई। वो तो बस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कभी कभी तो लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं और उसे तार तार कर देते हैं।
जहाँ शर्मसार कर देते हैं। अब जरा इस मामले को ही ले लीजिए, जहाँ चाचा को भतीजी से ही प्यार हो गया, जहाँ दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई, जहाँ दोनों चाचा और भतीजी ने शादी रचा ली, जिसे लोग गलत मान रहे हैं। जहाँ इलाके के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में भतीजी बेटी के समान होती है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी पाप होता है, शादी करना तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के इस बदलते परिवेश में रिश्तों के मायने खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की मर्यादा ताक पर रखा जा रहा है। ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। आज हालात ये हो गई है कि नज़दीकी रिश्ते में भी शादी हो रही है, जब उसमें भी हद तब हो जाती है जब चाचा और भतीजी जैसे पवित्र रिश्तों में विवाह हो जाए। जहाँ मामला बिहार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित मरियाहू कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ रिश्तों को बदनाम करने का मामला सामने आया है। रिश्तों को तार तार शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक चाचा को अपनी ही सगी भतीजी से, अपनी सगी भतीजी, जी हाँ, अपनी ही सगी भतीजी से प्यार हो गया। 3 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। एक दूसरे से लुका छुपी करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। जहाँ एक दिन दोनों ने इस बात की जानकारी अपने अपने परिवार के सदस्यों को दे दी। जहाँ दोनों की बातें सुनकर के परिवार के लोग हैरान हो। जहाँ परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन ये दोनों शादी की जिद पर अड़ गए और आखिरकार दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। जी दोनों की जिद के आगे परिवार वाले मूक दर्शक बने रहे, जब परिवार वाले कुछ नहीं कर सके। जब दोनों परिवारों की उपस्थिति में चाचा शुभम और फिर भतीजी रिया की शादी मंदिर में कराई गई। जब लोग इस शादी को हिंदू धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, पूरे इलाके में इस शादी की चर्चा हो रही है। ज्यादातर लोग इस शादी को गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि भतीजी को बेटी के रूप में माना जाता है, और यदि कोई बेटी सम्मान भतीजी से शादी करे तो फिर इसे बड़ा घोर कलयुग कुछ हो नहीं सकता। इस तरीके की शादी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरीके की शादी हिंदू धर्म के खिलाफ है, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले के बारसोई में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में 3 लोगों की जान चली। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी। इसके बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जहाँ घटना की सूचना मिलने पर डीएम रवि प्रकाश मौके पर पहुंचे और फिर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल बारसोई और आसपास के इलाकों में लोग लगातार बिजली संकट झेल रहे थे। जैसे नाराज लोगों ने बुधवार को बारसोई प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। बड़ी तादाद में ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। उनका कहना था कि बारिश कम होने से खेती पर भारी संकट उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार ने किसानों को खास तौर से बिजली देने का वादा किया था, लेकिन पूरे इलाके में लगातार बिजली गायब रहती है। इस कारण से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिर मोटर के सहारे खेतों की सिंचाई का उपाय नहीं हो रहा है। 12 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं। जब बिहार के अधिकांश यानी कि बिहार के अधिकतर इस सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की यही स्थिति थी। पहले जब शिक्षकों को स्कूल टाइमिंग से कोई मतलब नहीं थी, लेकिन करक आईएएस अफसर के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालते ही सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को ही बदल दिया गया है। अधिकांश शिक्षक समय से स्कूल आ रहे हैं और छोड़ जा भी रहे हैं या समय पर। यह सब के पाठक की सख्ती से ही संभव हो सका है। जब बेहतर रिजल्ट मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 26 जुलाई को सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा था, जिसमें विद्यालयों की जांच व्यवस्था को आगे भी जारी रखने को कहा है। जी हाँ, जिलाधिकारी को भेजे पत्र में के पाठक ने कहा है कि 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों में अनुसरण की व्यवस्था की गई है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। प्रतिदिन औसतन 22 से 23 हज़ार विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण व्यवस्था से विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हुए तबादले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया है। जहाँ ये पहला मौका नहीं है जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले पर मुख्यमंत्री ने रोक लगाई है। इससे पहले एनडीए की सरकार में भी मुख्यमंत्री ने इस विभाग में हुए तबादले पर रोक लगा दिया था। एनडीए की सरकार में बीजेपी कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार रामसूरत राय ने ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे की असली खेल को बताया। दरअसल बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में पिछले दिनों 480 कर्मियों का तबादला किया था। आरजेडी कोटे से विभाग के मंत्री बने आलोक मेहता के निर्देश पर सभी तबादले हुए थे, लेकिन 1 महीने
के बाद मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी का हवाला देते हुए सभी तबादले पर तत्काल रोक लगा दिया है और फिर कहा है कि विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से तबादले किए गए थे। अब एनडीए की सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रहे रामसूरत राय ने तबादले पर रोक लगाने की बात पर बड़ा खुलासा किया है। रामसूरत राय ने कहा है कि जब भी सरकार बदलती है तो फिर विधायक और नेता चाहते हैं कि उनके इलाके में उनके हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग हो ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश होता है कि विधायकों की पैरवी को सुनना है, जो कि कानूनन संभव नहीं है। जिन विधायकों की पैरवी नहीं सुनी जाती है तो फिर वे मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री निजी एजेंसी से इसकी जाँच कराते हैं। जाँच एजेंसी द्वारा भी इसमें खेल खेला जाता है और फिर उसी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बन रहे सूखे के हालात से निपटने के लिए सरकार डीजल अनुदान पर 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जी हां, बुधवार को कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धान समेत अन्य खेती की स्थिति की जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में बारिश नहीं होने की स्थिति में सरकार आकस्मिक कौशल योजना के तहत किसानों को 15 फसलों की बीज मुफ्त में बांटेगी। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति में किसानों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि सिंचाई के लिए प्राथमिक के आधार पर बिजली की देने के लिए सभी जिलों के डीएम को कहा गया है। मंत्री ने बताया है कि राज्य में यानी कि बिहार में जरूरत से 45% कम बारिश हुई है। अभी तक 442 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जिसमें 242 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। वहीं पर कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार पटवन के लिए किसानों को 150 करोड़ रुपए डीजल अनुदान देने जा रही है। इसके लिए अब तक 13,901 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मंत्री ने कहा है कि कृषि फीडर से 12 घंटे बिजली देने की पहल की जा रही है। सभी डीएम को कहा गया है कि एक या फिर 2 घंटे बिजली देकर के 12 घंटे नहीं पूरा करना है, बल्कि कम से कम पटवन करने लायक बिजली देनी है। जब मंत्री ने कहा है कि सूखे की स्थिति पर सरकार की नजर है। कृषि मंत्री ने बताया है कि सरकार डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए दे रही है। जब वहीं अगर इससे अधिक की जरूरत पड़ी तो और राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि अभी तक 13,000 से अधिक किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन किया है, जब पिछले साल डीजल अनुदान के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से टीजीटी, पीजीटी और फिर पीआरटी सहित 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो फिर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर इनसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगस्त से पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। अपडेट आते ही सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा केडीबी लैब के माध्यम से। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ही इन स्टेप के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज के वर्तमान समय में मिनरल वाटर की मांग शहर से लेकर के गांव तक में तेजी के साथ बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए आप मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम बिजनेस शुरू कैसे करें, तो आपको बता दें कि मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी एक्ट के तहत अपनी कंपनी रजिस्टर करानी होगी, जिसके बाद आपको पैन नंबर और फिर जीएसटी नंबर बनाना होगा और फिर इस बिजनेस का सेटअप करना होगा। जब बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फुट ज़मीन की ज़रूरत होगी। इस ज़मीन में पहले एक बोरिंग कराना होगा। इसके लिए अस्थायी नगर पंचायत एवं या फिर नगर निगम से इजाज़त लेनी होगी। यहाँ आपको RO, चिलर और कैन समेत तमाम तरह की मशीनें लगानी होगी। अगर आप 1000 से 1500 स्क्वायर फुट में मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर आपको करीब 4 से 5 लाख रुपए की लागत आएगी। हालांकि इतना निवेश करने के बाद आप 50,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं, 50,000 रुपये महीने तक। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पिछले 3 सप्ताह से अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। मंत्री के दफ्तर नहीं आने को लेकर के सचिवालय में हर तरफ चर्चा हो रही है। 20 दिनों से मंत्री विभाग की किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर दिन बैठक कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। जन निरीक्षण प्रतिदिन और फिर हर तरह के काम से मंत्री ने दूरी बना ली है। विशेष बात यह है कि पटना में रहते हुए शिक्षा मंत्री ने विभाग से दूरी बना ली है। अभी अपर मुख्य सचिव ही पूरी तरीके से विभाग चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, लेकिन केवल अपने विभाग के कार्यालय ही नहीं जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा
यही है कि बिहार की में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में क्या उनका विभाग बदला जाना है या फिर उनको पद से हटाया जाना है। बहरहाल अंदर खाने की हकीकत तो अभी फिलहाल किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना अवश्य है, इतना तय है कि कई गैर जरूरी बयानों के लिए चर्चा में रहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी को ही देखते हुए माना जाता है कि शिक्षा मंत्री को कंट्रोल करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में जानबूझ करके तेज तर्रार और बेहद सख्त तेवर वाले आईएएस अधिकारी के पाठक को बतौर अपर मुख्य सचिव तैनात किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री इसके बाद भी नहीं रुके और फिर उन्होंने के पाठक से ही पंगा लेना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद की शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह में तब हुई थी जब उनके पीएस ने पाठक को पीत पत्र के जरिए उनके कामकाज पर सवाल उठाया था। दोस्तों बात करते हैं कि जन स्वराज पद यात्रा में सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना ही उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में है। जहां हम और आप बस मान बैठे हैं कि बिहार में जाति ही एक सच्चाई है। दूसरी बात, हर आदमी बिहार में जाति पर वोट कर रहे हैं, ये भी सच्चाई नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में हम में से कई लोग मानते हैं कि भाजपा का वोट बिहार में नहीं है, मगर लोग मोदी के नाम से वोट देते हैं। तो फिर मोदी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आज वो आदमी जो मोदी को वोट दे रहे हैं वो मोदी की जाति को देख कर के वोट नहीं कर रहे हैं। हमने जो परिकल्पना जाति वाली अपने मन में बैठा ली है वो ठीक नहीं है। जब मैंने पदयात्रा की शुरुआत की थी तब मैंने कहा था कि पदयात्रा के बाद सब लोग मिल करके दल बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो फिर एक अनुमान था कि एक जिले में पदयात्रा को खत्म करने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक जिले में पदयात्रा खत्म होने में 50 से 60 दिन लग रहा है। दोस्तों आपको पुष्पम प्रिया चौधरी याद है? अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलाते हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा की एक लड़की जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2019 से पहले अखबार में विज्ञापन देकर के खुद को बिहार का सीएम बता दिया था, बाद में राजनीतिक पार्टी का गठन करके बिहार के हर सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया था। पुष्पम प्रिया चौधरी लड़की ने जिसने कसम खाया कि अब जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देगी तब तक वह अपने मुंह पर लगे मास्क को नहीं उतारेंगे। इसी बीच खबर आ रही है कि पुष्पम प्रिया चौधरी से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार के पुष्पम प्रिया चौधरी के आवास पर जाने को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उनके घर से पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन हम आज भी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है। पूर्व विधान पार्षद दिवंगत विनोद चौधरी की बेटी और फिर प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि दादाजी उमाकांत चौधरी को बहुत ही करीबी मित्र थे। हमारे पिताजी से नीतीश कुमार से पारिवारिक संबंध थे। इसी नाते आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। जहां इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि हमारा उनके घर से पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन हम आज भी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि मेरे पिताजी काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की राजनीति की, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ राजनीति की, फिर नीतीश कुमार जी ने नई पार्टी बनाई तो फिर उनके साथ जुड़कर भी राजनीति की थी। उन्होंने मिथिलांचल की पहली सीट जदयू से जीती थी। दोनों व्यक्तियों का बहुत ही पुराना रिश्ता है, अंतिम समय तक जदयू में रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। जहाँ यहाँ शराब पीना, पिलाना, बनाना और फिर बेचना कानूनन जुर्म है। इसके बाद भी बिहार में शराब तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। यह तस्कर हर रोज शराब तस्करी के नए नए जुगाड़ ईजाद कर रहे हैं। दूध टैंक, फल की पेटी, सब्जी के कैरेट, एम्बुलेंस, सब वाहन, कचरा गाड़ी, यहाँ तक कि शौचालय सफाई की टैंकी में भी शराब तस्करी के मामले सामने आए हैं। अब बिहार के जमुई में स्कूल वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जब बिहार के जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे बट्टिया के पास से स्कूल वैन से तस्करी कर ले जा रही शराब को पुलिस ने बरामद किया है। जब पुलिस ने शराब के साथ स्कूल वैन को जब्त किया है, जबकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सब्जियों के बाद अब मसाले के भाव में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण सब्जियों का जायका बिगड़ गया है। यह दाल और सब्जियों में छौंक लगाने से पहले लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल जीरा का भाव 580 रुपये किलो से बढ़कर के 760 रुपये किलो हो चुका है। यह गोल की यानी कि काली मिर्च के भाव में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है।
दरअसल इसके भाव 580 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के सीधा 850 से 950 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। जहाँ खड़ी हल्दी की कीमत 100 से बढ़कर के सीधा 180 से 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। जहाँ गोल की यानी कि काली मिर्च की कीमत में 45% तक का इजाफा हो गया है, वहीं हल्दी की कीमत में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है। मंडी में बड़ी इलायची की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच चुकी है। दाम में ये बढ़ोतरी 15 दिन से 1 महीने के बीच में हुई है। आपको बता दें कि मसालों की कीमत में बढ़ोतरी की कई वजह है। इस साल देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है, इस कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। बताया जाता है कि देश में जीरा और हल्दी की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, इस कारण ही कीमत बढ़ी है। जीरे के साथ साथ हल्दी, काली मिर्च और मिर्च की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लहसुन की कीमत में भी इजाफा हुआ है, ये भी पीछे नहीं है। जब किराना कारोबारियों की माने तो सबसे अधिक तेजी जीरे की कीमत में है। दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। जब अरहर दाल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, दूसरी ओर उड़द, मूंग, चना, उड़द और फिर मसूर के दाल की कीमतों में पिछले माह से स्थिर है। इधर खाद, सोयाबीन, रिफाइन और फिर सरसों तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर है। सब्जियों के बाद अब मसालों की कीमत खाने का जायका बिगाड़ने लगी है। जहाँ सभी के रसोई घर का बजट भी बिगड़ने लगा है। लोगों के बजट पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीते 1 साल में राज्य में सब्जियों के दाम में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब 3 महीने में मसाले में 1.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर टमाटर की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में इन दिनों माइंड गेम बड़े तरीके से खेले जा रहे हैं। किस नेता का कद कैसे विवादास्पद और फिर छोटा करना है, इस पर पूरा होमवर्क चल रहा है। इसके निशाने पर दलों के टॉप बेस्ट लीडर हैं और जब से सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से इन्हीं बयानों के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जब वजह भी साफ है, इस प्रेशर के जरिए लीक से हटा करके कार्य के प्रति अगंभीरता और फिर अकुलाहट भरनी है। यही वजह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर विशेष रूप से हमले की जिम्मेदारी जदयू के मुख्य प्रवक्ता और फिर पूर्व सूचना मंत्री नीरज कुमार ने उठा रखी है। जब बिहार की राजनीति पटल पर नेताओं की उम्र के साथ साथ शैक्षणिक स्थिति भी इन दिनों एक मुद्दा बना हुआ है। राजद तो एक तरफ से इस मुद्दे पर लगातार भाजपा के निशाने पर रही है। जब लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद के साथ एक और आरोप अक्सर लगता है कि अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना डाला और फिर 9वीं पास पुत्र को उप मुख्यमंत्री। शिक्षा के स्तर को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के 9वीं फेल मुद्दा को खूब उछाला गया। जब तब यही नीरज कुमार गले फाड़ करके तेजस्वी यादव के भीतर जो राजनीतिक परंपरा आई है उसे टारगेट करके तेजस्वी को डिमोरलाइजेशन करना और फिर जनता के बीच संदेश देना कि ये अनपढ़ या फिर 9वीं पास कैसे प्रगति की राजनीति कर पाएगा। आज वही नीरज कुमार उसी अंदाज में बीजेपी पर हमलावर हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से जमीन विवाद के मामले तेजी से आ रहे हैं। जहां बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन जमीन विभाग का मामला निकल करके सामने नहीं आता। ऐसे में जमीन विवाद निपटारा में कौन सा जिला सबसे आगे है और फिर कौन सा जिला सबसे पीछे है, इसका एक आंकड़ा जारी किया गया है। दरअसल भूमि विवाद के मामले सुलझाने में बिहार का सबसे बड़ा जिला और उसका अंचल काफ़ी सुस्त नजर आता है। जहाँ पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और गया का प्रदर्शन काफ़ी खराब बताया जा रहा है। इन जिलों के अंचलों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं है। जहाँ इन जिलों में जमीन विवाद, दाखिल खारिज, जमीन सेटलमेंट समेत अन्य जरूरी मामले के निपटारे की रफ्तार बहुत धीमी है। वहीं जमीन विवाद, दाखिल खारिज, जमीन सेटलमेंट समेत अन्य जरूरी मामले की निपटारा तेजी से करने वाले जिले की बात करें तो बांका जिला का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। राज्य में जमीन विवाद के मामले सबसे ज़्यादा हैं। करीब 65% अपराध के पीछे की वजह जमीन विवाद ही है। जहाँ इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अंचल स्तर पर, सीईओ अनुमंडल स्तर पर, DCLR और फिर जिला स्तर पर अपर समाहर्ता से जुड़े हुए विवाद के निपटारे की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां विपक्षी कुनबा इंडिया गठबंधन के तले एकजुट हो गया है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के गठबंधन दलों में सीटों को लेकर के अभी से ही रस्साकसी शुरू हो गई है। कहते हैं कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। मतलब यही कि 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में जिसका प्रदर्शन चुनाव में अच्छा होता है उसके लिए केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की राह आसान हो जाती है। क्या ये राह एनडीए के लिए आसान होगी? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस समय
उत्तर प्रदेश एनडीए के गठबंधन दलों में एक बयान से खलबली मच गई है। ये बयान एनडीए के सहयोगी योगी सरकार में मंत्री और फिर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिया है। उनका ये बयान पार्टी को लेकर के आया है। संजय निषाद ने ट्वीट करके कहा है कि निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 2019 में जिन सीटों पर हारी थी वे भी हमें दे दें, जहां हम उन्हें जीत करके देंगे। निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। संजय निषाद के इस बयान से एनडीए गठबंधन दलों में हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर संजय निषाद क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या एनडीए में ये फूट के संकेत हैं? क्या आगे चल करके एनडीए में सीटों को लेकर के लड़ाई शुरू होने वाली है? संजय निषाद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए का दामन थामा था। जाहिर है ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के लिए भी सीटों का दावा करेंगे। यह हो सकता है कि एनडीए में शामिल होने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से इस संबंध में कोई बात भी हुई हो। दोस्तों आज का न्यूज़ बस तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।